नरेंद्र मोदी सरकार ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के शीर्ष पुरुष, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान करा। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आप जानते हैं कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और लाल कृष्ण आडवाणी को यह जो सम्मान दिया गया, वास्तव में आडवाणी जी इस सम्मान के पूरी तरह से हकदार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सही मौके पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान करा है। इस खबर की कई परतें हैं, इस खबर को कई दृष्टि से समझा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के लिए आज ये बहुत भावुक क्षण है। इसलिए बहुत भावुक क्षण है क्योंकि बीजेपी में आज जो आप लीडरशिप देख रहे हैं, या जो लीडरशिप आज दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं भी है, इनमें चाहे मैं बात करूं अरुण जेटली जी की या बात करूं सुषमा स्वराज जी की, जो बीजेपी में आज नहीं है, दुर्भाग्य से आज वो इस दुनिया में नहीं है, ये तमाम नेताओं को, और आज जो लोग हैं, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी हो या फिर उसमें शिवराज सिंह चौहान हो या फिर उसमें राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, रविशंकर प्रसाद हो, ऐसे तमाम बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, उन तमाम शीर्ष नेताओं को लाल कृष्ण आडवाणी की देखरेख में, लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिला। ये इसलिए उन तमाम नेताओं के लिए एक बहुत भावुक क्षण है। निजी दृष्टि से, निजी रूप से अगर मैं कहूं तो निजी रूप से मेरे लिए भी ये बहुत, आज का दिन जो है बहुत भावुक करने वाला क्षण है, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने बरसों तक, करीब करीब 32 वर्ष तक जो है आडवाणी जी के सहायक के रूप में काम किया। बहुत सालों तक उन्होंने आडवाणी जी को बहुत करीब से देखा, उनके साथ काम किया, और मेरे लिए आडवाणी जी मेरे एक पिता की समान है। मैं उनको पितृ पुरुष की तरह से ही देखता हूँ, इसलिए मेरे लिए भी ये बहुत, आज का दिन बहुत भावुक करने वाला क्षण है। आडवाणी जी को जो मैंने करीब से देखा, उसमें उनकी मैं बहुत सारी बातें निजी तौर पे कर सकता हूं, लेकिन आज के संदर्भ में उनकी मैं 2 बातें बताऊंगा। देखिए, वो जो आडवाणी जी हैं, वो दरअसल उनको भारत की राजनीति में, उनको कई लोगों ने कहा लोह पुरुष 2 उनको कहा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो हैं वो उत्तराधिकारी के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन आडवाणी जी ऊपर से जितने सख्त दिखते थे ना, क्योंकि उनको एक सख्त नेता के रूप में माना गया। अटल जी आडवाणी जी की जोड़ी जो है, माना गया अटल जी बड़े नरम दिल हैं और आडवाणी जी बड़े गर्म दिल हैं, सख्त दिल हैं। लेकिन आडवाणी जी ऊपर से जितने नरम दिखते हैं, अंदर से वो, ऊपर से जितने कड़े दिखते हैं, अंदर से वो उतने ही नरम दिल हैं। और इसका मैं खुद जो है कई बार मैं इस बात का जो है मैंने अनुभव किया है, मेरे बहुत निजी अनुभव, लेकिन मैं आपको निजी अनुभव नहीं बताऊंगा, वो किसी और मौके पर जरूरत होगा तो जरूर बताऊंगा। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आडवाणी जी एक ऐसे सिद्धांतवादी नेता हैं जिनसे आज की पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। आज जो चीजें राजनीति में नहीं दिखती हैं, जो आज चीजें राजनीति में दुर्लभ हैं, वो तमाम आयाम जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीति में शिखर पर रहते हुए कायम किए। मैं आपको 3 इंसिडेंट बताता हूं, ये आदमी लाल कृष्ण आडवाणी कितने महान हैं, इन 3 इंसिडेंट से आपको समझ आ जाएगा। पहला इंसिडेंट जो है वो इंसिडेंट 1991 का है। आज हम देख रहे हैं ना, कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो सबने कहा कि वो वंशवाद के बहुत खिलाफ थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वंशवादी राजनीति की बहुत मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं। और ये जो मैं नेता बनूं, उसके बाद मेरा बेटा नेता बने, मेरा बेटे का बेटा नेता बने, ये जो बीमारी है, बुरी तरह से इसने भारत में राजनीति को जकड़ लिया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब वो चाहते तो बढ़ा सकते थे, उनको ऑफर आए, और बहुत कम लोग जानते हैं आडवाणी जी को ऐसा निजी ऑफर कई बार मिला है। आडवाणी जी 1991 का मैं आपको याद दिला रहा हूं, 1991 में आडवाणी जी दरअसल 2 लोकसभा सीटों से जीते थे। उस समय बीजेपी धीरे धीरे बढ़ रही थी देश में आगे, तो आडवाणी जी 2 लोकसभा सीटों से लड़े। गुजरात में बीजेपी को अपना परचम लहराना था, अपनी जड़ें मजबूत करनी थी, तो आडवाणी जी गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, और दूसरी लोकसभा सीट वो नई दिल्ली से लड़े, क्योंकि नई दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती थी, नई दिल्ली से लड़े। कांग्रेस ने आडवाणी जी को हराने के लिए नई दिल्ली से राजेश खन्ना को खड़ा कर दिया, और राजेश खन्ना, जाहिर सी बात है कि उस समय बीजेपी का ऐसा, इतनी बड़ी पार्टी है, इस तरह के ग्लैमरस पार्टी बीजेपी को नहीं माना जाता था। तो इसलिए जब राजेश खन्ना आए, राजेश खन्ना का ग्लैमर बड़े चरम पर था, तो राजेश खन्ना ने आडवाणी जी को टक्कर दी। वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ था, और वो जो चुनाव नतीजे आए, आडवाणी जी दोनों जगह से जीत गए। उन्होंने राजेश खन्ना को इस कड़े मुकाबले में हरा दिया। जीत का मार्जिन जो है
वो कम था, जीत का मार्जिन उस समय कम था, क्योंकि दिल्ली में जो आडवाणी जी की जीत हुई थी वो कुछ हजार वोटों से, लेकिन गांधीनगर में बीजेपी और आडवाणी जी 80,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे उस वक्त। क्योंकि संसदीय जो परंपरा है उसके अनुसार आडवाणी जी को एक लोकसभा सीट छोड़नी थी। आडवाणी जी को यह कहा गया, उनको यह ऑफर दिया गया कि भाई वो कौन सी सीट छोड़ना चाहते हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता उनके घर पे जुटे और उन्होंने आडवाणी जी से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप क्योंकि गांधीनगर की जो सीट है वो बहुत स्ट्रांग सीट है, मजबूत सीट है, 80,000 से आप जीते हैं, तो आप, जबकि दिल्ली में जो हार जीत हुई है बहुत मामूली अंतर से हुई है, तो दिल्ली की सीट जो है वो फंस सकती है। तो उन्होंने आडवाणी जी को सबने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि दिल्ली लोकसभा की जो सीट है उसको आप रिटेन कीजिए, ताकि कम मार्जिन से सही लेकिन दिल्ली में बीजेपी की बढ़त बनी रहे। और गांधीनगर से आडवाणी जी को यह कहा गया कि वो अपने बेटे जयंत को जो है वहां से चुनाव लड़वा दें। ये इसका चश्मदीद गवाह जो हैं, मैं उनको जानता हूं, मतलब ये सारी चीजें जो मेरी आंखों के सामने मैं वो आपको बता रहा हूं। तो आडवाणी जी को यह कहा गया कि जयंत को गांधीनगर से लड़वा दिया जाएगा। गांधीनगर बीजेपी की स्ट्रांग सीट है और जयंत का वहां से सीट निकालना बड़ा आसान है। लेकिन आडवाणी जी ने साफ इनकार कर दिया। आडवाणी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, जब तक मैं हूं राजनीति में मेरे बच्चे नहीं आएंगे। मैं राजनीति लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। और आडवाणी जी ने इनकार कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आडवाणी जी ने गांधीनगर की सीट रखी और दिल्ली की सीट जो है उन्होंने छोड़ दी। और उसके बाद जब दिल्ली की सीट छोड़ी, दोबारा वहां पे बाई इलेक्शन हुए और उन बाई इलेक्शन में राजेश खन्ना लोकसभा का चुनाव जीत गया और उनको सांसद बनने का मौका मिल गया। तो आप सोचिए कि आडवाणी जी गांधीनगर से अपने परिवार के किसी व्यक्ति को लड़ा सकते थे, किसी भी व्यक्ति को लड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों की राजनीति जो है वो की। उन्होंने अपने परिवार में किसी को आगे नहीं बढ़ाया, खुद गांधीनगर से रहे। उन्होंने कहा गांधीनगर में बीजेपी को बढ़ाना है, गुजरात में बीजेपी को बढ़ाना है, गांधीनगर में उनको अच्छा मार्जिन मिला है और गांधीनगर में वो सीट नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दिल्ली की सीट छोड़ी और दिल्ली में कांग्रेस जीत गई। इस तरह की सिद्धांतवादी राजनीति वो करते थे। दूसरी घटना आपको बताता हूं। आज आप देख रहे हैं ना, तमाम नेताओं के ऊपर करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस हैं और वो नेता किस तरह से हीरो बनते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हैं, जैसे उनका नाम जो है वो इसलिए जेल जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अभी हेमंत सोरेन देखिए कितना लंबा चौड़ा डायलॉग मार के वो जेल जाते हैं। उन्होंने किया क्या हेमंत सोरेन ने सेना की जमीन जो है उसमें घोटाला किया। हेमंत सोरेन के नाम पर 80 जो प्रॉपर्टियां बताई जा रही है, जो बेनामी संपत्तियां, 80 संपत्तियां उनके नाम बताई जा रही हैं। तो ये सब घोटाले के कारण वो आज जेल जा रहे हैं, घोटालों के कारण, लेकिन वो बन रहे हैं कि जैसे क्रांतिकारी हैं। फिर आप तेजस्वी यादव, लालू यादव 4 बार के कन्विक्ट हैं। तेजस्वी यादव जो है उन्होंने दिल्ली में आलिशान कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला उनको महज 4 लाख में मिल गया। कैसे मिला हम जानते हैं, क्योंकि जो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन जो ली जा रही थी, पूरा घोटाला उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव दिखाते हैं कि वो बड़ा लड़ रहे हैं। लालू यादव को शेर बताया जाता है क्योंकि वो जो है ईडी का सामना कर रहे हैं, जबकि 4 बार के कन्विक्ट हैं। जानवरों का चारा खा गए थे, उनके ऊपर ये आरोप है, और आरोप नहीं बल्कि ये आरोप साबित हो चुका है। लेकिन आडवाणी जी देखिए, दूसरी तरफ आडवाणी जी का आपको उदाहरण देता हूं। 1991 में उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। नरसिंह राव ने विपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के भी कई नेताओं की राजनीति को खत्म करने के लिए एक जैन हवाला डायरी कांड जो है गढ़ा। ये सब बाद में चीजें सामने आई तो पता चला है पूरा जो है गढ़ा गया था ये पूरा घोटाला। तो इस जैन हवाला डायरी सामने आती है। इस डायरी में कई नेताओं के नाम होते हैं। कांग्रेस में जो नरसिंह राव के विरोधी नेता थे उनके भी नाम होते हैं। साथ साथ आडवाणी जी को निपटाने के लिए आडवाणी जी का भी नाम इसमें डाल दिया जाता है। आडवाणी जी का नाम, कुछ पैसे का लेन देन लिख दिया जाता है। बहुत छोटी सी मामूली रकम थी और आडवाणी जी जो है वो इतनी रकम जो है उनके पास आई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन आडवाणी जी ने उसी वक्त ऐलान किया कि मैं तब तक जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक कि मैं इस केस से पूरी तरह से बरी नहीं हो जाता। सोचिए, उस वक्त उनकी राजनीति पूरे चरम पर थी। अटल जी ने उनको समझाया कि ऐसा मत कीजिए क्योंकि आपकी राजनीति इस वक्त पूरे चरम पर है। आप इस समय अगर राजनीति से किनारा कर लेंगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन आडवाणी जी अपनी बात पे अड़े रहे और उन्होंने कहा कि मैं जब तक मेरा नाम जैन हवाला केस से
मैं बेदाग नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। और 1996 का उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ये आडवाणी जी की जो है राजनीति थी। और जब वो दरअसल उस जैन हवाला कांड में निर्दोष साबित हो गए, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। ऐसी सिद्धांतों की राजनीति आडवाणी जी करते थे और इसीलिए मैं कह रहा हूं भारत रत्न के सच्चे हकदार हैं। राजनीति में आज कुर्सी के लिए कहां मारामारी नहीं होती। आप देखते हैं कुर्सी के लिए किस तरह से जो है, अभी इंडिया अलायंस का उदाहरण देख लीजिए, मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, इस बात को लेकर जो है 36 नेता लड़े जा रहे हैं। जिसके पास 2 सांसद है वो भी लड़ रहा है, जिसके पास 50 सांसद है वो भी लड़ रहा है। सबकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन आडवाणी जी 1996 में, जब 1996 में बीजेपी उस वक्त जो है चरम पर थी, और वो आडवाणी जी की जो राम रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी, जो उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया था, इस यात्रा के कारण आडवाणी जी उस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे। बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता थे। उस वक्त अटल जी से भी ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। उस वक्त मैं खुद मौजूद था। 1996 में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक जो है वो मुंबई में हुई थी। और उस समय क्योंकि चुनाव होने वाले थे, सबको ये लगता था कि सब ये मान के चल रहे थे कि आडवाणी जी स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन उस समय एक सभा के अंदर, भरी सभा के अंदर, मैं उस सभा में मौजूद था, हम लोग पत्रकार दीर्घा में बैठे थे। आडवाणी जी ने उस समय ये ऐलान किया, उन्होंने मंच से ऐलान किया कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। ये जब ऐलान किया, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे आसपास जितने पत्रकार बैठे थे वो उनके चेहरे के रंग बदल गए। उन्होंने कहा, अरे ये क्या कर दिया आडवाणी जी ने, ये कैसी घोषणा कैसे कर सकते हैं। और कोई नेता राजनीति में इस तरह की घोषणा कर सकता है, अपनी कुर्सी जो है किसी और के नाम करने की घोषणा कर सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन आडवाणी जी ने उस वक्त ये घोषणा की और आडवाणी जी अटल जी के डिप्टी बनकर उनके साथ उनकी सरकार में रहे। तो ये बड़प्पन जो है ये आडवाणी जी जैसे नेता दिखा सकते थे, इसीलिए आज उनको भारत रत्न मिल रहा है। तो उनका वास्तव में जो है ये सम्मान के हकदार हैं वो, और ये सम्मान भी उनको जो है उनका हकदार है। अंत में एक बात और कहूंगा, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको कुछ मिर्ची भी लग रही होगी ये खबर सुन करके। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, अरे हम तो सोचते थे कि मोदी जी का और आडवाणी जी के बीच झगड़ा है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो फिर कैसे, देखिए मोदी जी ने आडवाणी जी को राष्ट्रपति भी नहीं बनने दिया। ऐसी तमाम बातें बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक विश्लेषक, ये जो पत्रकार है ना, ये उथली राजनीति खबरें करते हैं। ये इनको अंदर जो है, खबर के अंदर जो है और खबर की गहराई जो है, इनको इसकी समझ नहीं है। जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, उनके रिश्ते की इनको बिल्कुल समझ नहीं है। पहले ये लोग आडवाणी जी और अटल जी के रिश्तों को लेकर बहुत सारी बातें कहते थे, लेकिन मैंने आपको बताया आडवाणी जी ने खुद अटल जी का नाम प्रपोज किया था। और उसके बाद ठीक है, जब सरकार में रहते हैं तो दोनों विपरीत नेता थे, एक नरम पंथी एक गरम पंथी, तो इसलिए वैचारिक टकराव बड़ा स्वाभाविक था कई मुद्दों पर। लेकिन उसके बावजूद दोनों के बीच बहुत बहुत गहरे रिश्ते थे। और आज भी आडवाणी जी अटल जी को मिस करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच राम लक्ष्मण की जोड़ी एक तरह से थी। इसी तरह से नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के सारथी रहे, उनकी रामरथ यात्रा के वो उस वक्त सारथी थे। उनकी यात्रा की सारी जिम्मेदारी, उनकी रणनीति बनाना, ये सारा जो है मोदी जी करते थे। तो दोनों के बीच बड़ा करीबी रिश्ता था। लोग ये कहते हैं कि जब मुश्किल दौर में थे मोदी जी, तो आडवाणी जी ने उनको बचाया था, ये सब। हालांकि उस वक्त अटल जी भी मोदी जी के साथ थे, ये मत भूलिए, ये पूरी पार्टी का निर्णय था। लेकिन बहरहाल उन बातों को छोड़ भी देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए राम मंदिर का श्रेय लेने जो है मोदी जी जा रहे हैं और आडवाणी जी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आडवाणी जी की तबीयत जो है वो खराब है, वो उनकी आयु के कारण, और इसलिए तब भी उन्होंने एक लेख लिखा और कहा कि मोदी जी के हाथों ये काम हो रहा है। इसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा ये बहुत बढ़िया हो रहा है मोदी जी के हाथ। तो जो लोग आडवाणी और नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर उंगली उठाते थे, उनको आडवाणी जी ने उस वक्त चुप करा दिया था। और अब भारत रत्न का ऐलान करके नरेंद्र मोदी ने ऐसे सब लोगों की बोलती बंद कर दी है जो आडवाणी जी और मोदी जी के रिश्तों पर कई तरह के सवाल उठाते थे और जिन्हें वास्तव में इन रिश्तों की समझ नहीं है। ये दोनों भावनात्मक रूप से कितने जुड़े हुए हैं। आज भी मोदी जी हर जन्मदिन पर जाते हैं आडवाणी जी के घर, उनको गुलदस्ता देते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं। तो ये जो भावनात्मक रिश्ते हैं ये लोग समझ नहीं पाएंगे, और ये भावनात्मक रिश्ते हैं। और जो आडवाणी जी का जो सम्मान नरेंद्र मोदी करते हैं, ये उस सम्मान के कारण ही आज भारत ने एक
और भारत रत्न को देखा और आज भारत को एक और भारत रत्न मिल गया लाल कृष्ण आडवाणी के रूप में। आडवाणी जी को बहुत शुभकामनाएं और मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि वास्तव में वो इस सम्मान के हकदार हैं और ये सम्मान भी आज जो है वो इतला रहा होगा कि वो सही हाथों में जा रहा है, क्योंकि आडवाणी जी वास्तव में इस देश के, भारत के बहुत ऐसे रत्न हैं, अमूल्य रत्न हैं, जो शायद अब राजनीति में हमको आने वाले कई दशकों तक शायद ही ऐसा रत्न देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।